नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि बांग्लादेश के अंदर मैसिव तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है हिंदूज के द्वारा। वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर एक प्रकार से हमला किया गया, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया गया। क्या है कि बांग्लादेश में एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था टेम्पल का, जिसमें भगवान राम की जो मूर्ति है वो सबसे बड़ी बनाई जा रही थी बांग्लादेश के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो उसी को एक प्रकार से रोका गया है, यहाँ पर इंटिमिडेट किया गया है और इसी की वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो खबर, chaos in Dhaka as Hindus hold massive protest, raise जय श्री राम चैंट्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा था, किस जगह पर कौन कौन सी मूर्ति बनाई जा रही थी, कितने हाइट की, क्यों इसको ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का 2027 और 2028 के लिए ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें अनेकों फीचर्स आपको मिलेंगे। जो भी फीचर्स के साथ आपको पैकेज चाहिए, बैच चाहिए, वो आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। क्या है कि यहाँ पर जो मैसिव राम स्टैच्यू बनाया जा रहा था नदन बांग्लादेश में, उसी के खिलाफ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। उसी के खिलाफ यहाँ पर लोग जो है भड़के हुए थे बांग्लादेश के अंदर कि इतना बड़ा मंदिर, इतनी ऊंची जो मूर्ति है भगवान राम की, वो कैसे बनाई जा सकती है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफी नाखुश हो गई और उनके द्वारा लार्ज स्केल प्रोटेस्ट किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज वो सड़कों पर उतर गए। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, मिसाल लेकर, मतलब कई प्रकार से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंसिडेंट है आपको समझना है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस इमेज को लेकर ये इंसल्ट नहीं है, बट ये पूरा जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, जो राइट होना चाहिए हिंदू माइनॉरिटीज का या फिर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उस सेंटिमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं ये अटैक है। और इस कंट्रोवर्सी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बड़े स्तर पर डिबेट हो रहा है, कई चीजों पर इंपैक्ट कर रहा है, जैसे रिलीजियस फ्रीडम, माइनॉरिटी राइट्स, इस्लामिस्ट जो इन्फ्लुएंस राइज हुआ है स्पेशली शेख हसीना के जाने के बाद, हिंदू रिलीजियस साइट्स के ऊपर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, सेकुलर आइडेंटिटी बांग्लादेश की वो लगातार खत्म होते जा रही है। तो खैर यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि ये जो जायंट राम स्टैच्यू प्रोजेक्ट था वो कहाँ हो रहा था। बेसिकली अगर आप देखोगे ये बांग्लादेश का जो मैप है, इसके नदन साइड में यहाँ पर एक जगह है पलाशबरी, और वहीं पर बेसिकली ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो आपकी एंटर करती है बांग्लादेश में। तो उसी के कुछ पास में ही आप देख सकते हो ये जगह है नदन बांग्लादेश के अंदर। और वहां पर मैं आपको बताऊं तो 3 स्टैचू बनाया जा रहा था। एक तो जो सबसे बड़ा स्टैचू है 81 फुट का, आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को था। 81 फुट का जो राम भगवान का स्टैचू है वो बनाया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर 50 फुट का लॉर्ड कृष्णा का, 30 फुट का भगवान शिव का जो है मूर्ति बनाया जा रहा था। और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो करीब 22 करोड़ टका, टका बेसिकली बांग्लादेश की जो करेंसी है। और अकॉर्डिंग टू टेंपल अथॉरिटीज का ये कहना था कि ऑलमोस्ट 80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट एक कंस्ट्रक्शन हो चुका था, लेकिन इसको रोक दिया गया है और यहां पर एक मैसिव कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है। मैं आपको बता दूं, अगर ये कंप्लीट हो जाता तो बांग्लादेश के अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू रिलीजियस मॉन्यूमेंट में से एक होता। खैर यहां पर इस्लामिस्ट ग्रुप क्या कर रहे थे, ये जो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया, लोगों की नजर जाती गई, उन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा जो मूर्ति है ये कैसे बन रहा है। और कई सारे जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं वो अपोज करने लग गए इस प्रोजेक्ट को। और उनका आर्गुमेंट क्या था? उनका आर्गुमेंट ये था, सुनिए आर्गुमेंट सुनिए, मतलब अगर इतना बड़ा स्टैचू बनाया जाएगा बांग्लादेश के अंदर तो ये इस्लामिक ट्रेडिशन के खिलाफ है, ऐसा उनका कहना है। और इतना मैसिव हिंदू जो मॉन्यूमेंट है, इसकी वजह से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में सोशल टेंशन बढ़ सकता है। जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं लोकल रिलीजियस सेंसिटिविटीज को इग्नोर करके बनाया जा रहा है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। और यहां पर टेंपल अथॉरिटीज का कहना था कि ये सारे जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं ये बेसिकली वर्कर्स को धमकी दे रहे थे, थ्रेट दे रहे थे। रिलीजियस लीडर्स ओपनली प्रोजेक्ट के खिलाफ यहां पर आवाज उठा रहे थे। और एक क्लेरिक ने तो यह भी कह दिया था कि वो इस पूरे मूर्ति को डिमोलिश कर देगा बुलडोजर से। और लगातार टेंशन यहां पर बढ़ती जा रही थी और इसी को देखते हुए टेम्पररी बेसिस पर कंस्ट्रक्शन जो है वो रोकना पड़ा है। यहां पर डिस्क्रिशन का भी इंसिडेंट आया, एक बहुत ही आप कह सकते हो कि भड़काने वाली चीज हुई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एंटी जो स्टैच्यू प्रोटेस्ट था, डेमोन्स्ट्रेशन था, उसके दौरान
भगवान राम के इमेज के साथ छेड़छाड़ की गई, उनको इंसल्ट किया गया। यहाँ पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि भगवान राम के इमेज के ऊपर जूता रखा गया और ये जानबूझकर किया गया ताकि हिंदू बिलीफ को इंसल्ट किया जा सके। और इस इंसिडेंट की वजह से मिलियंस ऑफ जो हिंदूज हैं उनके सेंटिमेंट को हर्ट हुआ है और कई सारे जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सर्कुलेट हुए हैं अक्रॉस सोशल मीडिया। और इसकी वजह से लोगों का जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी का जो गुस्सा है वो बांग्लादेश में काफी ज्यादा हो गया था। और इसी को देखते हुए ये टेंशन जैसे जैसे बढ़ रहा था, टेंपल कमिटी ने डिसाइड किया कि इस कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो बना रहे थे, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है और उनका कहना था कि कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए ये जो भी कुछ करना पड़े हमें करना चाहिए। लेकिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का ये आर्गुमेंट था कि ये हम वॉलंटरी बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, ये मंदिर तो और जो स्टैचू है वो तो हमें बनाना था, लेकिन हमें जानबूझकर रोकना पड़ा है इस्लामिस्ट जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से। अच्छा, यहां पर हिंदू किस तरह से प्रोटेस्ट किए? थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्ट ढाका की सड़कों पर उतर गए, मशाले लेकर उतर गए, अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हो, टॉर्च मार्चेस, ह्यूमन चेन्स बनाया गया, पब्लिक रैलीज निकाली गई, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया नेशनल प्रेस क्लब के पास, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हुए शाहबाग में और कई सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो रिलीजियस स्लोगन्स चैंट कर रहे थे, जैसे जय श्री राम हो गया, और जस्टिस डिमांड कर रहे थे। और जो प्रोटेस्टर्स थे दे वर लेड बाय वेरियस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। कई सारे बांग्लादेश में भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि हिंदू महाजोत हो गया और भी कई सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हिंदू कम्युनिटीज ने, हिंदू ग्रुप्स ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है बांग्लादेश की सरकार को। उनका डिमांड क्या है? उनका यह कहना है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है भगवान राम के इमेज को इंसल्ट करने के लिए, उसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए और अरेस्ट किया जाए। यहां पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि पता लगाया जाए कौन लोग थे इस तरह के इंसल्ट कर रहे थे। इसके अलावा राम स्टैच्यू का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको वापस से स्टार्ट कराया जाए और फुल सिक्योरिटी के साथ कराया जाए। जो रिलीजियस साइट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। और जो माइनॉरिटी राइट्स के मैकेनिज्म्स हैं उनको रीस्टार्ट किया जाए। मतलब स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो प्रोटेक्टेड फील कर सकें। अगर ये डिमांड्स नहीं मीट होती हैं तो यहां पर वार्निंग दी गई है बांग्लादेश गवर्नमेंट को, सिर्फ ढाका में नहीं पूरे बांग्लादेश के अंदर बड़े बड़े रैलीज निकाले जाएंगे, हम यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, यहां पर आप समझिए बांग्लादेश के अंदर हिंदूज का क्या सिचुएशन है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, आप सब जानते हो बांग्लादेश, वहां पर मुस्लिम्स की संख्या 90 से 91% है, हिंदूज करीब 8% के आसपास हैं और बाकी के बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो हिंदू है आपके लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कह सकते हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, आप सबको पता है पार्टीशन के बाद बांग्लादेश तो था नहीं, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था। उस समय आपको पता है वहां पर कितनी पॉपुलेशन थी हिंदूज की? 22%। जी हां, 22% से घटते घटते आज सिचुएशन आ गई है कि सिर्फ 8% पॉपुलेशन हिंदूज की है। और सिर्फ हिंदूज की नहीं, जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स आप ले लो, सभी के यहाँ पर परसेंटेज जो है लगातार गिरे हैं और यहाँ पर मुस्लिम्स की प्रतिशत लगातार बढ़ते गई है। फिर क्या होता है, 1971 में बांग्लादेश जो लिबरेशन वॉर होता है उसकी वजह से पॉपुलेशन और काफी कम हो गई। स्पेसिफिकली जो वेस्ट पाकिस्तान था उन्होंने हिंदूज को टारगेट किया और उनको वहां से निकाला, हिंदूज को भागकर भारत आना पड़ा, लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ। और इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद से आप देखोगे तो लगातार इस तरह की चीजें हुई हैं। पिछले कई दशकों से माइग्रेशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसीलिए आप देखो जो सीए का मुद्दा था वो सामने आया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो इसको लेकर भी खतरा हो रहा था। कई सारे जो मुस्लिम्स थे बांग्लादेश के अंदर वो अपोज कर रहे थे, यहाँ पर शेख हसीना को टारगेट कर रहे थे कि देखो आप भारत के साथ क्यों जा रहे हो, वहां पर सीए पास हो रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको लगातार वहां पर देखने को मिल रही थी। और वहीं भारत सरकार का कहना था कि देखिए, क्योंकि आप मतलब चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां पर क्योंकि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है तो हम उनको भारत में जल्दी जो प्रोसेस होता है सिटीजनशिप का वो हम फास्ट कर देंगे। तो ये आपका मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहां पर आप समझिए जो रीसेंट पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है उसकी वजह से लगातार कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको समझना है कि जो शेख हसीना को हटाया गया, यहां पर काफी लंबे समय से सरकार ही नहीं थी चुनी हुई, फाइनली तारिक रहमान इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन लगातार तब से शेख हसीना के जाने के बाद से आप देखो लगातार टेम्पल्स पर अटैक होना, रिलीजियस साइट्स को तबाह करना, वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर वायलेंस करना, कभी मार देना, लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लैंड हैं उनको ग्रैब किया जा रहा है, रिलीजियस इंटिमिडेशन हो रहा है। तो माइनॉरिटी राइट्स
जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका आर्गुमेंट ये है कि उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये जो कंट्रोवर्सी है सिर्फ रिलीजियस नहीं है, इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी है। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये है कि जो अथॉरिटीज हैं वो स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के ऊपर, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि देखो बांग्लादेश सभी सिटीजन्स के लिए है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप हम गारंटी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। लेकिन ये उल्टा दिखता है, जमीनी हकीकत काफी अलग है। और भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे क्यों ये मैटर करता है, क्योंकि जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं भारत सरकार ने वॉइस रेज किया और कहा भी है कि यहाँ पर आपको माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह की लगातार आपको चीजें देखने को मिलती हैं। ऑल्दो इस प्रोटेस्ट को लेकर अभी भारत सरकार का कोई बयान नहीं आया, बट हो सकता है कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ जाए। फिर इसके अलावा कल्चरल और सिविलाइजेशनल कनेक्शन भी है, क्योंकि देखो लॉर्ड राम सिर्फ भारत के नहीं, अगर आप पूरा रीजन देखोगे साउथ एशिया में बहुत से लोगों के दिलों में बसते हैं। नेपाल, भूटान, कई जगह आप देख लीजिए। तो इसकी वजह से उनका काफी बड़ा स्थान है। तो इस तरह का इंसिडेंट अगर बांग्लादेश में होता है तो इसका काफी रिपल इफेक्ट होता है और इसकी वजह से बांग्लादेश भारत के रिलेशंस भी इंपैक्ट आएंगे। अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा कि एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर जो तारिक रहमान के एडवाइजर हैं बांग्लादेश के पीएम के, वो भारत आए थे। तो कुछ देर तक के लिए उनको रखा गया था दिल्ली एयरपोर्ट पर ही। तो इसको लेकर ढाका ने इंडियन एनवॉय को, जो भारत की एम्बेसी है बांग्लादेश में, उनको यहां पर समन किया। और अभी क्या है कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने तो जनरली क्या होता था कि भारत आते थे सबसे पहले, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता था। तो अब उन्होंने ना तो भारत और ना चाइना को चुना है। यहां पर पहले जो वो विजिट कर रहे हैं वो मलेशिया जा रहे हैं। तो सॉरी, यहां पर चाइना को, इनफैक्ट मलेशिया और चाइना एक साथ चुना है उन्होंने, और भारत का जो विजिट है अभी वो बाईपास कर दिया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के रिलेशन इनके लीडरशिप में किस दिशा में जाती हैं। लेकिन ये वाला जो मुद्दा था पिछले 1-2 दिनों से काफी चल रहा था। अब देखते हैं 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको पास होने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया है, बताइए कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड। एंड यहां पर पूरा जो प्रिपरेशन है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल जाएगा। Study IQ IAS, making India smarter and better.